अध्याय 8। रिंकीटिंक ने एक बड़ी गलती की। मोटा राजा अपनी बकरी पर सवार होकर विजित नगर की सड़कों पर घूमता रहा और बालक राजकुमार गर्व से उसके साथ साथ चलता रहा, जबकि सभी लोग अपने नए स्वामियों के सामने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाए रहे, जिनकी वे उसी प्रकार सेवा करने के लिए तैयार थे जिस प्रकार उन्होंने राजा गोस की सेवा की थी। विजयी तीनों का विरोध करने के लिए रेगोस में कोई योद्धा नहीं बचा था। नावों का पुल नष्ट हो चुका था। इंगा और उसके साथी खतरे से मुक्त थे, कम से कम कुछ समय के लिए। खुशमिजाज छोटे राजा ने इस तथ्य की सराहना की और इस बात पर खुशी जताई कि युद्ध के दौरान वह किसी भी चोट से बच गया था। ये सब कैसे हुआ, ये वह नहीं बता सकता था, न ही अनुमान लगा सकता था, लेकिन वह दुश्मन के शहर पर कब्जा करने के लिए सुरक्षित और स्वतंत्र होने से संतुष्ट था। इसलिए जब वे महल की ओर जाने वाले सम्मानित नागरिकों की पंक्तियों से गुजरे, तो राजा ने अपने गंजे सिर पर अपना मुकुट पीछे की ओर झुकाया और अपनी बाहें मोड़कर अपनी सबसे अच्छी आवाज में निम्नलिखित पंक्तियां गाईं। ओह, यह राजा रिंकिटिंक की सेना आ रही है। यह कोई बड़ी सेना नहीं है, शायद आप सोच रहे हों, लेकिन इसने योद्धाओं को पलक झपकते ही तितर बितर कर दिया। रिंका टिंक टिंका टिंक टिंक। हमारा बिलबिल एक नायक है और उसका राजा भी। हमारे दुश्मन उड़ते हुए पक्षियों की तरह गायब हो गए हैं। मुझे लगता है कि लड़ाकों के रूप में हम बिल्कुल असली चीज हैं। रिंका टिंक टिंका टिंक टिंक। तुम इंगा को थोड़ा श्रेय क्यों नहीं देते? बकरी ने पूछा। अगर मुझे ठीक से याद है तो उसने खुद ही थोड़ी जीत हासिल की थी। तो उसने ऐसा ही किया, राजा ने जवाब दिया, और यही कारण है कि मैं अपनी प्रशंसा स्वयं कर रहा हूँ, बिलबिल। जो लोग कम से कम करते हैं, वे अक्सर सबसे ऊंची आवाज में चिल्लाते हैं और इसलिए सबसे अधिक महिमा पाते हैं। इंगा ने इतना कुछ किया कि उसके हमसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाने का खतरा है, और इसलिए हमारे लिए बेहतर होगा कि हम उसके बारे में कुछ न कहें। जब वे महल में पहुंचे, जो एक विशाल इमारत थी जो शाही वैभव से सुसज्जित थी, तो इंगा ने औपचारिक रूप से कब्जा कर लिया और मेजोडोमो को आदेश दिया कि वह उन्हें इमारत में मौजूद बेहतरीन कमरे दिखाए। वहाँ कई अच्छे कमरे थे, लेकिन रिंकिटिंक ने इंगा को प्रस्ताव दिया कि वे सबसे बड़े बेडरूम में से एक को एक साथ साझा करें, क्योंकि उसने कहा, हमें यकीन नहीं है कि बूढ़ा गोस वापस नहीं आएगा और अपने शहर पर फिर से कब्जा करने की कोशिश नहीं करेगा, और आपको याद रखना चाहिए कि मेरे पास अपनी रक्षा करने के लिए कोई जादू नहीं है। किसी भी खतरे में अगर मैं अकेला होता तो मुझे आसानी से मार दिया जा सकता था या पकड़ लिया जा सकता था, जबकि अगर आप मेरे साथ हैं तो आप मुझे चोट से बचा सकते हैं। लड़के को इस योजना की बुद्धिमत्ता का एहसास हुआ और उसने महल की दूसरी मंजिल पर एक बड़ा सा शयन कक्ष चुना, जिसमें उसने राजा रिंकिटिंक और अपने लिए 2 सुनहरे बिस्तर रखने का आदेश दिया। बिलबिल को महल के दूसरी तरफ कमरों का एक सेट दिया गया, जहां नौकर बकरियों को खाने के लिए ताज़ी कटी हुई घास लाते थे और उसके लिए लेटने के लिए एक नर्म बिस्तर बनाते थे। उस शाम बालक राजकुमार और मोटा राजा ने महल के ऊंचे गुंबददार भोजन कक्ष में शानदार तरीके से भोजन किया, जहां 40 नौकर उनकी सेवा कर रहे थे। शाही रसोया, रेगोस के विजेताओं का पक्ष जीतने के लिए उत्सुक था। उसने उनके लिए अपने बेहतरीन और सबसे स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए, जिन्हें रिंकिटिंक ने बहुत चाव से खाया और उन्हें इतना स्वादिष्ट लगा कि उसने शाही रसोइये को भोज कक्ष में बुलाने का आदेश दिया और उसे एक सोने का बटन भेंट किया जिसे राजा ने अपनी जैकेट से काटा था। आपका स्वागत है, उसने रसोइये से कहा, क्योंकि मैंने इतना खा लिया है कि मैं नीचे वाला बटन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। रिंकिटिंक फिर से एक आरामदायक महल में रहने और एक अच्छी तरह से सजी हुई मेज पर भोजन करने से बहुत खुश था। उसकी खुशी हर पल बढ़ती जा रही थी, इसलिए वह समय पर वैसा ही खुश और प्रसन्न रहने लगा जैसा कि पिंगरी के लूटे जाने से पहले था। और हालांकि वह राजा गोस की सेना के खिलाफ इंगा की अवज्ञा के दौरान बहुत डरा हुआ था, लेकिन अब वह इस मामले को मजाक में बदलने लगा। क्यों, मेरे बेटे, उसने कहा, तुमने उस बड़े काली दाढ़ी वाले राजा को ठीक वैसे ही कोड़े मारे जैसे कि वो एक स्कूली लड़का हो, जबकि तुमने उस पर कोई युद्ध जैसा हथियार इस्तेमाल नहीं किया था। वह तुम्हारे जादू के डर से डर गया था, और यही बात मुझे तुमसे इसका स्पष्टीकरण मांगने की याद दिलाती है।
तुमने ये कैसे किया, इंगा? और यह अद्भुत जादू कहाँ से आया? शायद राजकुमार के लिए जादुई मोतियों के बारे में बताना बुद्धिमानी होती, लेकिन उस समय वह ऐसा करने के लिए इच्छुक नहीं था। इसके बजाय उसने उत्तर दिया, महाराज, धैर्य रखें। रहस्य मेरा नहीं है, इसलिए कृपया मुझसे इसे उजागर करने के लिए न कहें। क्या ये फिलहाल काफी नहीं है कि जादू ने आज आपको मौत से बचा लिया? राजा ने गंभीरता से उत्तर दिया, मुझे कृतघ्न मत समझो। दीवार से मुझ पर लाखों भाले गिरे और पहाड़ जितने बड़े पत्थर भी, फिर भी उनमें से किसी ने मुझे चोट नहीं पहुंचाई। पत्थर पहाड़ों जितने बड़े नहीं थे, महाराज, राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा। वास्तव में वे आपके सिर से भी बड़े नहीं थे। क्या आप इस बारे में निश्चित हैं? रिंकीटिंक ने पूछा। बिल्कुल यकीन है, महाराज। ये बातें कितनी भ्रामक हैं। राजा ने आह भरते हुए कहा। ये तर्क मुझे टॉम टिक की कहानी की याद दिलाता है, जो मेरे पिता अक्सर सुनाया करते थे। मैंने ये कहानी कभी नहीं सुनी, इंगा ने उत्तर दिया। खैर, जैसा उन्होंने बताया, वह इस प्रकार था। जब टॉम जासूसी करने के लिए आकाश में निकला, तो एक शरारती मच्छर उसकी आंख में उड़ गया। लेकिन टॉम को पता नहीं था कि यह एक मच्छर था। उसने सोचा, पहले यह एक बिल्ली थी, और फिर यह इतना बड़ा लगा कि उसने सोचा कि यह निश्चित रूप से एक सुअर है। टिल इसे सुनने के लिए चुपचाप खड़ा रहा। उसने चिल्लाया, क्यों, यह एक हाथी है। लेकिन जब मच्छर फिर से उड़ गया और टॉम अपने सारे दर्द से मुक्त हो गया, तो उसने कहा, एक छोटी सी मक्खी मेरी आंख में उड़ गई। वास्तव में, इंगा ने हंसते हुए कहा, यह मच्छर आपके पत्थरों की तरह ही था जो पहाड़ों जितने बड़े लग रहे थे। भोजन के बाद उन्होंने महल का निरीक्षण किया, जो राजा गोस द्वारा कई देशों से चुराए गए बहुमूल्य सामानों से भरा हुआ था। लेकिन दिन भर की घटनाओं ने उन्हें थका दिया था और वे जल्दी ही अपने बड़े शयन कक्ष में चले गए। सुबह होते ही लड़के ने बिस्तर पर जाने के लिए कपड़े उतारते हुए रिंकिटिंक से कहा, मैं अपने पिता और माता तथा पिंगरी के लोगों की खोज शुरू करूंगा, और जब वे मिल जाएंगे और बचा लिए जाएंगे, तो हम सब फिर से घर जाएंगे और पहले की तरह खुश रहेंगे। उन्होंने अपने कमरे का दरवाज़ा सावधानी से बंद कर दिया ताकि कोई अंदर न आ सके, और फिर अपने बिस्तर पर चले गए, जहां रिंकिटिंक एक पल में सो गया। लड़का दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचते हुए कुछ देर तक जागता रहा, लेकिन जल्द ही वह भी गहरी नींद में सो गया, और वह इतना थका हुआ था कि किसी भी चीज़ ने उसकी नींद में खलल नहीं डाला, जब तक कि अगली सुबह वह अपनी आंखों में धूप की किरण के साथ नहीं जागा, जो राजा रिंकिटिंक के बिस्तर के पास खुली खिड़की से कमरे में घुस आई थी। बिना किसी अनावश्यक देरी के अपने माता पिता की खोज शुरू करने का संकल्प करते हुए इंगा तुरंत बिस्तर से उठ गया और अपने कपड़े पहनने लगा, जबकि दूसरे बिस्तर पर रिंकिटिंक अभी भी शांति से सो रहा था। लेकिन जब लड़के ने अपने दोनों मोजे पहन लिए और अपने जूते ढूंढने लगा, तो उसे उनमें से सिर्फ एक ही मिला। बायां जूता, जिसमें गुलाबी मोती था, गायब था। इस खोज से घबराकर इंगा ने पूरे कमरे में खोजबीन की, बिस्तरों, दीवानों और कुर्सियों के नीचे, पर्दों के पीछे, कोनों में और हर उस संभावित जगह पर जहां जूता हो सकता था। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की और पाया कि वह अभी भी बंद था, इसलिए बढ़ती बेचैनी के साथ लड़के को ये स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि कीमती जूता कमरे में नहीं था। धड़कते दिल से उसने अपने साथी को जगाया। राजा रिंकिटिंक, उसने कहा, क्या आप जानते हैं कि मेरे बाएं जूते का क्या हुआ? तुम्हारा जूता, राजा ने जोर से जम्हाई लेते हुए और नींद भगाने के लिए अपनी आंखें मलते हुए कहा। क्या तुम्हारा जूता खो गया है? हाँ, इंगा ने कहा। मैंने कमरे में हर जगह खोज लिया है, लेकिन वह नहीं मिल रहा है। लेकिन इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? रिंकिटिंक ने पूछा। जूता तो बस जूता है और तुम आसानी से दूसरा जूता खरीद सकते हो। लेकिन रुको, शायद वह तुम्हारा जूता था जिसे मैंने कल रात बिल्ली पर फेंका था। बिल्ली? इंगा चिल्लाई। तुम्हारा क्या मतलब है? क्यों, रात में? रिंकिटिंक ने उठते हुए और अपने कपड़े पहनते हुए समझाया, मैं एक बिल्ली की म्याऊं से जाग गया था जो महल की दीवार पर बैठी थी, मेरी खिड़की के ठीक बाहर।
जब शोर ने मुझे परेशान किया तो मैंने अंधेरे में हाथ बढ़ाया और कुछ पकड़ा और बिल्ली पर फेंक दिया ताकि वह प्राणी डरकर भाग जाए। मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या फेंका था और मैं इतना नींद में था कि मुझे इसकी परवाह नहीं थी, लेकिन शायद ये तुम्हारा जूता था क्योंकि वह अब गायब है। तब लड़के ने निराशा भरे स्वर में कहा, आपकी लापरवाही ने मुझे और साथ ही आपको भी बर्बाद कर दिया है राजा रिनकिटिंक, क्योंकि उस जूते में जादुई शक्ति छिपी थी जो हमें खतरे से बचाती थी। ये सुनकर राजा का चेहरा बहुत गंभीर हो गया और उसने आश्चर्य और खेद से धीमी आवाज में सीटी बजाई। आखिर तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? उसने पूछा। और तुमने इतनी कीमती शक्ति एक पुराने जूते में क्यों रखी? और तुमने जूते को तकिए के नीचे क्यों नहीं रखा? तुम बहुत गलत थे मेरे दोस्त। तुमने मुझे, अपने वफादार दोस्त को, ये रहस्य नहीं बताया क्योंकि उस स्थिति में जूता अब खो नहीं जाता। इस सब का इंगा के पास कोई जवाब नहीं था। वो अपने बिस्तर के किनारे सिर झुकाए बैठा था, पूरी तरह से निराश, और ये देखकर रिनकिटिंक को उसके दुख पर दया आ गई। आओ, राजा चिल्लाया, हम तुरंत बाहर चलें और उस जूते को खोजें जो मैंने बिल्ली पर फेंका था। वो अभी भी महल के आंगन में पड़ा होगा। इस सुझाव ने लड़के को हरकत में ला दिया। उसने तुरंत दरवाज़ा खोला और मोजे पहने हुए सीढ़ियों से नीचे भागा। रिनकिटिंक भी उसके पीछे पीछे आया। लेकिन हालांकि उन्होंने महल की दीवार के दोनों तरफ और हर संभव दरार और कोने में देखा जहां जूता फंस सकता था, लेकिन वे उसे खोजने में असफल रहे। आधे घंटे की सावधानीपूर्वक खोज के बाद लड़के ने दुखी होकर कहा, जब हम सो रहे थे तो कोई व्यक्ति अवश्य ही हमारे पास से गुजरा होगा और उसने बिना इसकी कीमत जाने ही हमारा कीमती जूता उठा लिया होगा। हमारे लिए, राजा रिनकिटिंक, यह एक भयंकर दुर्भाग्य होगा, क्योंकि हम चारों ओर से खतरों से घिरे हुए हैं जिनसे अब हमारा कोई बचाव नहीं है। सौभाग्य से मेरे पास दूसरा जूता बचा हुआ है जिसके भीतर जादुई शक्ति है जो मुझे शक्ति देती है, इसलिए सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। फिर उसने रिनकिटिंक को कुछ शब्दों में अद्भुत मोतियों का रहस्य बताया और बताया कि कैसे उसने उन्हें खंडहरों से निकाला और अपने जूतों में छिपाया और कैसे उन्होंने उसे राजा गोस और उसके आदमियों को रेगोस से भगाने और शहर पर कब्जा करने में सक्षम बनाया। राजा बहुत हैरान हुआ और जब कहानी खत्म हुई तो उसने इंगा से कहा, तुमने दूसरे जूते का क्या किया? क्यों? मैंने इसे हमारे शयन कक्ष में छोड़ दिया था, लड़के ने उत्तर दिया। तो फिर मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि इसे तुरंत ले आओ, रिनकिटिंक ने आगे कहा, क्योंकि हम दूसरा जूता खोने का जोखिम नहीं उठा सकते, साथ ही वह जूता भी जो मैंने बिल्ली पर फेंका था। तुम सही हो, इंगा चिल्लाई और वे जल्दी से अपने शयन कक्ष में वापस चले गए। कमरे में प्रवेश करने पर उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत झाड़ू लगा रही थी और ढेर सारी धूल उड़ा रही थी। मेरा जूता कहाँ है? राजकुमार ने उत्सुकता से पूछा। बूढ़ी औरत ने झाड़ू लगाना बंद कर दिया और मूर्खतापूर्ण तरीके से उसकी ओर देखने लगी, क्योंकि वह बहुत बुद्धिमान नहीं थी। क्या आपका मतलब उस एक जूते से है जो मेरे अंदर आने पर फर्श पर पड़ा था? उसने अंततः पूछा। हाँ हाँ, लड़के ने उत्तर दिया। कहाँ है? बताओ कहाँ है? क्यों? मैंने इसे पिछले गेट के बाहर धूल के ढेर पर फेंक दिया, उसने कहा, क्योंकि यह एक ही जूता है और इसका कोई जोड़ नहीं है, इसलिए ये किसी के काम का नहीं हो सकता। हमें धूल के ढेर का रास्ता दिखाओ तुरंत, लड़के ने सख्ती से आदेश दिया, क्योंकि वह इस नए दुर्भाग्य से बहुत डर गया था जो उसके लिए खतरा था। वृद्ध महिला लंगड़ाती हुई चली गई और वे लोग उसके पीछे पीछे चले तथा उसे लगातार जल्दी चलने के लिए कहते रहे, लेकिन जब वे धूल के ढेर के पास पहुंचे तो वहां कोई जूता नहीं दिखा। ये भयानक है, युवा राजकुमार विलाप करते हुए बोला, अपने नुकसान पर रोने के लिए तैयार। हम अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं और अपने दुश्मनों की दया पर हैं। नहीं, मैं अपने प्यारे पिता और माँ को आज़ाद कर पाऊंगा। ठीक है, रिनकिटिंक ने एक पुराने बैरल के सहारे झुककर और काफी गंभीर भाव से कहा, ये चीज निश्चित रूप से अशुभ है, चाहे हम इसे जिस भी तरह से देखें। मुझे लगता है कि कोई यहाँ से गुजरा होगा और धूल के ढेर पर जूता देखकर उसे उठा ले गया होगा।
लेकिन कोई भी नहीं जान सकता कि जूते में कितनी जादुई शक्ति है और इसलिए कोई इसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ नहीं करेगा। मेरा मानना है, इंगा, अब हमें इस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए अपनी बुद्धि पर निर्भर रहना चाहिए। दुखी मन से वे महल में लौट आए और एक छोटे से कमरे में प्रवेश करके, जहां कोई उन्हें देख या सुन नहीं सकता था, लड़के ने रेशमी थैले से सफ़ेद मोती निकाला और उसे अपने कान के पास रखते हुए पूछा, अब मैं क्या करूं? अपनी हानि के बारे में किसी को मत बताना, पल की आवाज़ ने उत्तर दिया। यदि तुम्हारे शत्रुओं को ये पता नहीं है कि तुम शक्तिहीन हो, तो वे तुमसे उतना ही डरेंगे जितना पहले डरते थे। अपना रहस्य बनाए रखो, धैर्य रखो और डरो मत। इंगा ने इस सलाह पर ध्यान दिया और रिनकिटिंग को चेतावनी दी कि वो जूतों के खोने और उनमें निहित शक्तियों के बारे में किसी को कुछ न बताए। उसने राजा गोस के मोची को बुलाया, जिसने जल्द ही उसके लिए लाल चमड़े के जूतों की एक नई जोड़ी लाकर दी जो उसे बिल्कुल फिट थी। जब ये जूते उसके पैरों में पहना दिए गए, तो राजकुमार राजा के साथ शहर से होकर चलने लगा। वे जहां भी गए, लोगों ने विजेता के सामने सिर झुकाया, हालांकि कुछ लोग इंगा की भयानक ताकत को याद करके डर और कांपते हुए भाग गए। वे कठोर स्वामियों के आदी थे और अभी तक नहीं जानते थे कि राजा गोस के उत्तराधिकारी उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। लड़के के लिए पिछले दिन दिखाई गई शक्तियों का प्रयोग करने का कोई अवसर नहीं था, इसलिए उसकी वर्तमान असहायता पर रेगोस के किसी भी नागरिक को संदेह नहीं था, जो अभी भी उसे एक अद्भुत जादूगर मानते थे। इंगा ने अब तक युद्ध करके खदानों तक पहुंचने का साहस नहीं किया था, न ही वह कोरेगोस द्वीप पर विजय प्राप्त करने का प्रयास कर सकता था, जहां उसकी मां गुलाम थी। इसलिए उसने रेगोस शहर के नियमन का कार्य शुरू किया और शाही महल में स्वयं को महान प्रतिष्ठा के साथ स्थापित कर उसने दयालुता से लोगों पर शासन करना शुरू कर दिया, जिसमें सबसे दीनहीन लोगों का भी ध्यान रखा जाता था। रेगोस के राजा और उसके अनुयायियों ने उस द्वीप पर जासूस भेजे जिसे उन्होंने भागते समय छोड़ दिया था, और ये जासूस इस खबर के साथ लौटे कि भयानक बालक विजेता अभी भी शहर पर कब्जा कर रहा है। इसलिए उनमें से किसी ने भी रेगोस वापस जाने की हिम्मत नहीं की, बल्कि वे पड़ोसी द्वीप कोरेगोस पर रहना जारी रखा, जहां उन्होंने डर और कांपते हुए दिन बिताए और पिंगरी के राजकुमार और गिलगाड के मोटे राजा को हराने के तरीकों की योजना बनाने की कोशिश की।